नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो अब से ठीक 1 घंटे के बाद झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा। इंतजार होगा सबको 20 तारीख का, जिस दिन वोटिंग होगी और उसके बाद बेसब्री से दिल को थाम कर, धड़कनें तेज होती हुई देखकर 23 तारीख का इंतजार किया जाएगा, जब ये पता चलेगा कि आखिर सत्ता की चाबी जनता ने इस बार झारखंड और महाराष्ट्र में किसको सौंपी है, किन के वादों पर उनको यकीन हुआ है और किन के ऊपर उन्होंने यकीन दिखाया है। लेकिन अगर आप फिलहाल चुनाव प्रचार को देखें, जो कि आज आखिरी दिन है और सिर्फ 1 घंटे का वक्त बचा हुआ है, तो अगर आप महाविकास अघाड़ी की तरफ देखते हैं, खासतौर पर जब आप कांग्रेस को देखें, तो राहुल गांधी झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक चुनाव प्रचार तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी हाँ, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 11 साल में एक बार भी नरेंद्र मोदी ने नहीं की है। उनको इतिहास में नाम दर्ज कराने का बहुत शौक है और ऐसा करके उन्होंने जरूर इतिहास में नाम दर्ज करा लिया, क्योंकि वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है अब तक। लेकिन राहुल गांधी जहां कहीं भी जाते हैं, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर सख्त सवाल का सवाल वो लेते हैं और उसका जवाब भी वो देते हैं। लेकिन चुनाव से एन पहले, या कहे कि कुछ दिन पहले ही, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों लग रहा है मैदान छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जहां विदेश में है, नाइजीरिया में है, आपको ये आप समझ सकते हैं इस बात से। इससे पहले भी आपने उनको चुनाव प्रचार करते हुए लगातार देखा है कि अगर उनको सामने भरी हुई कुर्सियां नजर आ रही हो, जीत के लिए वो आश्वस्त नजर आ रहे हो, लग रहा हो कि सरकार बनने जा रही है और उसका सेहरा नरेंद्र मोदी के सर पर सजेगा, तो क्या ऐसे वो मैदान छोड़कर भाग सकते हैं? वहीं अमित शाह की अगर हम बात करते हैं, अमित शाह की कल कई रैलियां थी, लेकिन उनको आनन फानन में उन रैलियों को छोड़कर दिल्ली आना पड़ा, क्योंकि मणिपुर में जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, 18 महीने से जो कुछ मणिपुर में हो रहा है और अब जिस मुहाने पर मणिपुर आकर खड़ा हो गया है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जिम्मेदार है, तो उनको मणिपुर आना पड़ा। और अब आप ये देखिए कि आज भी उन्होंने कोई चुनाव प्रचार नहीं किया है। और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव प्रचार थमने से चंद घंटे पहले और कई दिन पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह भागते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? क्या महाराष्ट्र में उनको जमीनी हकीकत क्या उनको पता चल गई है कि वहां पर इस बार उनकी दाल नहीं गलने वाली है और महाविकास अघाड़ी आगे चल रही है? एक नहीं, कई इस तरह के सर्वेज आए हैं जो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी में महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है। हालांकि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कांटे की टक्कर है, चाहे हम झारखंड की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, लेकिन उस कांटे की टक्कर में दोनों ही जगह पर इंडिया गठबंधन लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। और इसे इसलिए कामयाबी के तौर पर देखा जाए कि अथक पैसा जो है वो बहाया जा रहा है, आपको ये पता है। और आज उसी को लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी करते हैं, और एक है तो सेफ है पर जब प्रहार करते हैं, तो उस जगह पर चोट करते हैं जहां सबसे ज्यादा तकलीफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह को होती है। बाकायदा तौर पर डेमो देकर उन्होंने सेफ जो है अलमारी वो रखी और रखकर उन्होंने बताया कि एक है तो सेफ है, तो कौन एक है और कौन सेफ है और कौन अनसेफ है? अनसेफ है देश के युवा, देश की महिलाएं, देश के किसान, देश के बेरोजगार। और सेफ कौन है? उन्होंने बताया अडानी सेफ है, क्योंकि एक है मोदी और अडानी। तो ये जो पूरा नेक्सस है वो पूरा खोलकर भारतीय जनता पार्टी का पूरा खोलकर राहुल गांधी ने रख दिया है। और साफ तौर पर लग रहा है कि जब चुनाव प्रचार थमने में बस हम कह सकते हैं चंद मिनट बचे हैं, उससे पहले लीड लेती हुई महाविकास अघाड़ी और इंडिया गठबंधन झारखंड और महाराष्ट्र में नजर आ रहा है। और उसकी एक बानगी आप ये देखिए कि पूरी बॉडी लैंग्वेज जब आप देखेंगे राहुल गांधी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जो कॉन्फिडेंस है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा
चाहे हम उद्धव ठाकरे की बात करें, शरद पवार की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, चुनावी रैलियों में जिस तरह की भीड़, बेतहाशा भीड़ उमड़ी है, खासतौर पर उन जगहों पर, नागपुर में जो कि गढ़ है आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का, वहां पर प्रियंका गांधी ने ललकारा। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे चोट करते हुए नजर आ रहे हैं, गद्दार बताते हुए उनको नजर आ रहे हैं, और जैसे उद्धव ठाकरे पर जो हमला किया गया, जो नकली संतान बताया गया, उसको लेकर जो प्रहार किया है उद्धव ठाकरे ने, ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी को जमीन पर बहुत चोट पहुंचा रही हैं। अब ऐसे में जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनावी मैदान से पूरी तरीके से गायब हैं, तो क्या देवेंद्र फडणवीस पर सारा दारोमदार उन्होंने छोड़ दिया है? वो देवेंद्र फडणवीस जिनको लेकर बहुत गुस्सा जमीन पर है महाराष्ट्र के लोगों में, और खुद उनको भरोसा नहीं कि वो अपनी सीट बचा पाएंगे कि नहीं। तो ये आप देखिए कि किस तरह से बीच चुनाव के बीच, जब 20 तारीख को वोटिंग होगी और चुनाव प्रचार से कुछ देर में थम जाएगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक तरह से मैदान छोड़कर भागे हुए हैं। और झारखंड में भी स्थिति आप ये देखिए कि किस तरह की नजर आ रही है, कि झारखंड में भी आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी और पूरा इंडिया गठबंधन। और जिस तरह का चुनाव प्रचार रहा है, जिस तरह से रैलियों में भीड़ जुटी है, और जमीन पर साफ तौर पर यह देखने के लिए मिल रहा है झारखंड में कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, किसी भी तरह का उत्साह चेंज के लिए नहीं नजर आ रहा है। और इसीलिए ये हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है कि लोगों में जो सरकार है उसे बनाए रखने के लिए एक तरह की एक पॉजिटिविटी जो है वो नजर आ रही है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि कहां आकर खड़ा नजर आ रहा है महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव, और मोदी और शाह बीच चुनाव में जो मैदान छोड़कर भागे हैं, इसको किस तरह से देखा जाए। और लगातार जो पैसा बहाया जा रहा है, जिस तरह से जो चुनावी रैलियां हैं, शिवाजी पार्क में जो नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी, उसमें कुर्सियां पूरी तरीके से खाली थी शहरी इलाके में। तो आप ये समझिए कि जो चमक थी, जो एक ऑरा था, जो एक करिश्मा था नरेंद्र मोदी का, वो तो लोकसभा चुनाव से ही 2024 के गायब हो चुका है, और विधानसभा में कहीं वो नजर नहीं आ रहा है। इसलिए भी वो मैदान छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ प्रकाश पोहारे जी जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र के जाने माने जर्नलिस्ट हैं, दशकों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। घूम घूम कर वो ये मिजाज भी लोगों का जान रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र के लोग क्या सोच रहे हैं। और मेरे साथ वही विवेक देशपांडे जी जुड़ गए हैं, जिनका दशकों का उनका भी पत्रकारिता का अनुभव है और महाराष्ट्र की सियासत को वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। दोनों ही मेहमानों का, प्रकाश जी आपका भी, विवेक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल कार्यक्रम में। प्रकाश जी, शुरुआत में आपसे करूं, अगर आखिर क्या ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, कुछ दिन पहले ही मोदी जी तो भाग ही गए थे, और कल चुनाव प्रचार उनको बीच में छोड़कर उनको दिल्ली आना पड़ा अमित शाह को, आज भी वो वापस नहीं लौटे हैं। तो ये कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार से पहले दो जो बड़े चेहरे हैं जिनके ऊपर तमाम जिम्मेदारी है, वो छोड़कर भाग गए हैं मैदान को। क्या हालत फिलहाल आपको लग रही है महायुति और महाविकास अघाड़ी की? क्योंकि कई सर्वेज ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि 160 से 165 सीटें महाविकास अघाड़ी को मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ वो बढ़ रही है। आपसे मैं जानना चाहती हूं कि अब जब हम इस मौके पर यहाँ पर हैं, हम इस मुहाने पर खड़े हैं कि बस अब चंद मिनट बचे हैं और प्रचार खत्म हो जाएगा, कौन भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए बुचरा जी, ये आपका कहना कि मोदी और शाह भाग गए हैं या निकल गए हैं चुनाव से, इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो दो अर्थ ऐसे है कि एक तो उनको पता लग गया कि भाई हम लोग हारने वाले हैं, तो उसलिए वो खुद के सर पे सेहरा नहीं बांधना चाहते कि भाई हम तो थे, हमने तो काफी कोशिश की, हमने बहुत सभाएं ली, या फिर उनको मौका नहीं मिले लोगों को कि भाई आपकी सभा हो गई और हम हार गए। ये एक हो सकता है इसका अर्थ। दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है बुशरा कि क्योंकि जो मैंने आज एक वीडियो देखा था, उसका मैंने आपको भी वो फॉरवर्ड किया था, कि जिसके अंदर ये बताया गया है, देखिए मुंबई तक करके एक चैनल है, यानी ये मराठी का, उन्होंने बताया उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, और वो स्टिंग ऑपरेशन के अंदर वो क्लियर बताया कि किस तरीके से उनको ये हुआ। पहले तो वो एक, यानी वो हालांकि पूरा का
पूरा कंप्लीट स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग किया है, उसके बाद में उसको स्पीकर फोन पर भी है उसका, किस तरीके से हो रहा है, क्या होता है, क्या तरीका है उसका, कितना पैसा लगेगा, कितने करोड़ों में पैसा लगेगा, डॉलर में, इंडियन रुपीज में, कैसा क्या, ये सारा है। तो एक बात ये भी हो सकती है कि उन्होंने ये दोनों जो अपने मास्टर माइंड है, ये दोनों मास्टर माइंड ने ये चुनाव जो है वो फिक्स करवा दिया होगा। आफ्टर ऑल इनको करवाना क्या है, ज्यादा से ज्यादा 5-50 सीटों के ऊपर इनको खेल खेलना है इनके खुद के, यानी कुछ तो सीटें इनकी आने वाली है डेफिनेटली, और कुछ सीटें इनको दिखता है कि वीक है, जो सर्वे वगैरह उन्होंने किया होगा, तो उन्होंने वो ऐसी सीटें जो है वो हैकर के थ्रू हैक की होगी, और उसका जो भी उनको करना है, जिस तरीके से हरियाणा में करवा दिया। आपको भी पता है कि हरियाणा के अंदर वो जो ईवीएम थी, वो कुछ उसकी ईवीएम 60%, 70% चार्ज थी, और कुछ ऐसी ईवीएम थी कि जो उनको ये करना पड़ा, और उसके बाद में वो ईवीएम का क्या हाल, हेलो, 90% चार्ज थी। तो ऐसे कंडीशन के अंदर जब वो 90% चार्ज थी, वही ईवीएम में तो भाजपा के लिए वोटों की बढ़ोतरी मिली है, पूरी ईवीएम से ये दिखा भी है। तो अब ये हम लोग कैसे मान सकते हैं कि ईवीएम में घोटाला नहीं होता है? यही बात तो एलान मस्क भी बोलता है। चलो ठीक है, हम ये समझे कि एक बार वो जो क्या बोलते चीटर हो गए, वो जिनका वो किया है, क्या बोलते स्टिंग ऑपरेशन किया है, हो सकता है, लेकिन एलान मस्क तो कोई चीटिंग नहीं कर सकता है ना। वो तो दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है और टेक्नोलॉजी का महारथी है वो, और फालतू आदमी नहीं है। आपको भी मालूम है उसके पीछे पीछे ने ट्विटर से लेके तो क्या क्या उनके पास में है, और किस तरीके से टेक्नोलॉजी के वो बादशाह है। ऐसे आदमी ने जब बोला है कि ईवीएम से चुनाव मत करवाइए, और ईवीएम तो सारे हैक होते हैं, सारी बातें बताई ना आपको, तो आपने देखा ही होगा उसका वीडियो। तो ऐसे कंडीशन के अंदर हो सकता है कि ये मोदी शाह जो हमारे मास्टर माइंड है, इन लोगों ने ये सारी बातें सेट कर दी होगी, और जब वो उनको कन्फर्म है, जैसे देखिए मैं मेरे खेत में आके बैठा हूँ, ऑफिस छोड़ के, क्यों आके बैठा हूँ? क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरे पीछे मेरे लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो ये जब मुझे पता है कि मेरा काम ठीक तरीके से होगा, तभी तो मैंने ऑफिस छोड़ दिया ना। नहीं तो मैं ऑफिस में बैठा रहता था कि नहीं भाई ठीक नहीं, ये ऐसा करो वैसा करो, अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्क है तो। ये चुनाव के इसके अंदर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क आदरणीय मोदी जी को और आदरणीय अमित शाह जी को क्या हो सकते हैं? तो कहने का मतलब जो अमित शाह प्रकाश जी, इतने इसमें एक बात ये है जी, प्रकाश जी, एक बात ये है, झारखंड में नरेंद्र मोदी रोड शो करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र जैसी जगह पे रोड शो नहीं करते हैं। हरियाणा में उन्होंने रोड शो नहीं किया। उनकी रैलियों में आप ये देखिए कि जहां पर शहरी इलाका, शिवाजी पार्क शहरी इलाका, जहां अच्छे से वो भीड़ को मैनेज कर सकते हैं, उनकी सरकार है केंद्र में भी और राज्य में भी, वहां सारी कुर्सियां खाली पड़ी हुई नजर आती हैं। नरेंद्र मोदी की सभा में, योगी और अमित शाह की सभा में भी हमने देखा कुर्सियां खाली नजर आती हैं। तो अगर आप भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं, लोग आपको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि आपका नाम, आपका मैजिक, आपका चेहरा तो नहीं चल रहा, ये तो बिल्कुल साफ है। तो क्या किसका चेहरा चल रहा है? एकनाथ शिंदे का चल रहा है? क्या देवेंद्र फडणवीस का चल रहा है? क्या अजीत पवार का चल रहा है? फिर ये सवाल तो उठता है। नहीं, ये बात तो लोगों के चेहरे नहीं चल रहे हैं। थोड़ी बहुत सभा में जो भीड़ आ रही है, वो हमारे नितिन गडकरी के सभा में भीड़ आ रही है, क्योंकि लोग नितिन गडकरी को सुनना चाहते हैं, आपको भी और उनको पसंद भी करते हैं, उनकी बात करने का तरीका। वो कहा हिंदू मुस्लिम वगैरह ये वो फालतू बातें करते नहीं है, उल्टा वो उसको कोसते रहते कि ये कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए नितिन गडकरी की सभाओं का तो मैंने जहां जहां जायजा लिया, वहां पे वो मुझे पता लगा कि अच्छी खासी भीड़ थी। और नितिन गडकरी कोई ऐसी बाहर सभा लेते भी नहीं है मैदानों के ऊपर बड़ी, वो तो अच्छी तरह से कोई बड़े हॉल में कॉन्फ्रेंस करते हैं, और बहुत अच्छी तरह से लोगों के साथ भी इंटरेक्शन भी करते हैं। वो ये ऐसी फालतू बातें क्या बोलते हैं उसको, कटेंगे तो बटेंगे, और एक है तो नेक है, या साथ है क्या, जो भी बातें हैं इनकी, ये वो करते नहीं है। और वो तो उल्टा उसके बारे में कोसते भी है कि ये कोई तरीका नहीं है बातें का, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये बातें दो ही है, मैंने जैसा बताया। एक तो ये भाग गए, इनको पता लग गया क्या है, नहीं काम मामला पूरा सेट कर, 23 तारीख को मालूम पड़ेगा। ये ऐसा समझो अभी परसों के रोज ही चुनाव है, तो चुनाव के बाद में भी मालूम पड़ता है शाम तक के लोगों से, क्योंकि चुनाव के बाद में लोग थोड़ा खुल जाते हैं, उसके पहले कोई बोलता नहीं है। तो चुनाव के बाद में यानी 20 तारीख को भी होगा। लेकिन इस बात मुझे एक बड़ा आश्चर्य लगा कि कोई भी सर्वे नहीं आया है
अभी बहुत ज्यादा, नहीं तो इसके पहले तो आपको मालूम है प्री इलेक्शन पोल्स बहुत आ जाते हैं, उससे भी मालूम पड़ता है। लेकिन अभी इस बार ऐसे कुछ हुआ नहीं है, तो देखना है अभी क्या है जी। बिल्कुल। छोटी छोटी एजेंसीज तो कर रही हैं, जिस तरह से लोकपोल के सर्वे की मैंने बात की, इसी तरह से और भी एजेंसीज हैं जिन्होंने सर्वेस किए हैं और उनके आंकड़े उन्होंने सामने रखे हैं, जहां पर ये साफ तौर पर दिख रहा है कि महाविकास अघाड़ी कंफर्टेबल मेजोरिटी में है। लेकिन हकीकत जमीन पर क्या नजर आ रही है वो भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कम भी आप नहीं आंक सकते हैं। वो एक तरह से इलेक्शन मशीनरी है, वो 24/7 अगर उनका कोई एक काम है वो है इलेक्शन को जीतना, इलेक्शन को लड़ना, और जनता चाहे भाड़ में जाए, उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मणिपुर से लेकर हम महाराष्ट्र, तमाम जगहों पर हम ये देख रहे हैं कि जनता त्राही त्राही कर रही है। वो बात करते हैं बटेंगे कटेंगे, अब उनसे पूछा जाए जो मणिपुर को उन्होंने बांट दिया गया है वो किसने बांटा है और कौन वहां पर काट रहा है, ये भी सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। और लगातार विपक्ष पूछ रहा है लेकिन वो जवाब देने में इंटरेस्टेड है ही नहीं। विवेक जी, मणिपुर से लेकर तमाम जगहों की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में चूंकि अब से कुछ देर के बाद, कुछ मिनटों के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा, फिर डोर टू डोर कैंपेन आप कर पाएंगे, उसके बीच में बहुत सारा खेल होता है, पैसे बंटना ऑलरेडी शुरू हमने देखा कि कितना पूरा इस्तेमाल उसका किया गया है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें, अभी की स्थिति की अगर हम बात करें, तो आपको महाराष्ट्र की स्थिति किस तरह की नजर आ रही है? महाविकास अघाड़ी महायुति की, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राहुल गांधी रैलियां भी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी की रैलियां देखी हमने, उद्धव ठाकरे की रैली में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है वो तो अप्रत्याशित ही लगती है और लोग उनको सुनना बहुत पसंद करते हैं। साफ तौर पे लग रहा है कि अगर अभी पूरे महाराष्ट्र की सियासत का कोई सबसे बड़ा चेहरा बनके अभी उभर रहा है तो उसमें उद्धव ठाकरे और उसके बाद फिर शरद पवार का नाम लिया जा सकता है। आपका टेक? से ज्वाइन कर पाया, कुछ तकनीकी खराबी थी शायद मेरे लैपटॉप में। एनीवे, ऐसा है कि देखिए, मेरा स्पष्ट आकलन ये है कि महाविकास आघाड़ी के पक्ष में बात जाती हुई दिखाई दे रही है और महायुति जो है वो पिछड़ी है। मैं इसके कुछ कारण बता सकता हूँ आपको। सबसे पहले एक तो ये है कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ उस पे जो मोमेंटम बना था, वो मैं ये नहीं कह सकता कि वो मोमेंटम जो का त्यों आज भी बना हुआ है, लेकिन जब लोगों ने उस समय, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनना था और केंद्र की सरकार चुननी थी, उस समय महाराष्ट्र के लोगों ने अगर नरेंद्र मोदी को भी रिजेक्ट किया, उस समय जो करीब करीब 16 जगह ऐसी है जहां पर मोदी जी ने सभाएं ली, वहां पर बीजेपी हारी है, उस समय अगर नरेंद्र मोदी को रिजेक्ट किया, उस समय अगर बीजेपी को रिजेक्ट किया, तो आज जब उनको राज्य की सरकार चुननी है तो 4 महीना पहले उन्होंने जो एक मन बनाया था वो आज एकदम उलट कर वो महायुति के पक्ष में अपना मत डाल देगी। ऐसा मुझे इतना बदलाव तो नहीं हुआ है, मोमेंटम कम जरूर हुआ है, ठीक है, लेकिन आज भी वातावरण महायुति के खिलाफ बना हुआ है, जिसके बहुत सारे कारण है। पिछले 5 सालों में जिस तरह की राजनीति महायुति और पर्टिकुलरली बीजेपी ने महाराष्ट्र में की है, जो महाराष्ट्र की जो पुरोगामी जनता है, फुले शाहू आंबेडकर की आइडियोलॉजी को मानने वाली जो जनता है, वो इस प्रकार की राजनीति को बिल्कुल पसंद नहीं करती। महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव स्टेट है और जहां पर लोग इस तरह की संकीर्ण राजनीति को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और जो महाराष्ट्र में पसंद नहीं किया गया, जिसका नतीजा महायुति को लोकसभा में भुगतना पड़ा। तो आज वही लोग पलट कर बीजेपी की तरफ चले जाएंगे या फिर महायुति की तरफ चले जाएंगे, इसके लिए कोई कारण नहीं। 4 महीने में बीजेपी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। 4 महीने में बीजेपी ने, अब देखिए बाकी भी सारी बातें हैं, हरियाणा से कंपैरिजन की जाती है। हरियाणा में जो ओबीसी कंसोलिडेशन हुआ, बीजेपी के पक्ष में जो ओबीसी का एक काउंटर पोलराइजेशन हुआ, जाट वर्सेस ओबीसी, वो महाराष्ट्र में नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जो ओबीसी का जो वोट बैंक है वो कोई एक सॉलिड ऐसा एक गट्ठा वोट बैंक नहीं, जैसा मराठा का। मराठा और जाट की आप कंपैरिजन कर सकते हैं। मराठा जो मत है वो एक तरफा महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाने की आशंका है। वो इस जो कुछ भी कारण है पिछले 1-2 साल में मराठा आंदोलन की वजह से जो बने हुए कारण है, उसकी वजह से मराठा एक गट्ठा महाविकास आघाड़ी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ओबीसी एक गट्ठा महायुति की तरफ नहीं जा सकते। तो इसलिए ओबीसी का जो फायदा महायुति को मिलेगा, ऐसा महायुति के लोगों को जो लगता है, वो
वो नहीं होने वाला है महाराष्ट्र में। इसलिए वो जो हरियाणा वाला जो खेल है वो महाराष्ट्र में होने से रहा। हालांकि ओबीसी का एक बहुत बड़ा तबका महायुति की तरफ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरह से वो पूरी तरह से एक तरफा बीजेपी की तरफ चला गया हरियाणा में, उस तरह से एक तरफा वो नहीं जाएगा। जबकि मराठा एक तरफा महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाने की पॉसिबिलिटी, एक तरफा का मतलब ये नहीं बोल रहा कि मैं 100% जाएगा, लेकिन मराठा 60-70% मराठा जो है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ जाएगा, लेकिन 60-70% ओबीसी ये महायुति की तरफ जाएगा, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और दोनों के प्रतिशत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ओबीसी 37% है, मराठा 33% है, तो बहुत ज्यादा फर्क है, ऐसा नहीं है। इसलिए उस फ्रंट पर जो बैटल है वो क्लियरली महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है। इसमें इसके बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं है। और फिर जहां तक बाकी फैक्टर्स का सवाल है, राजनीति का सवाल है, मैंने पहले ही कहा कि राजनीति के फ्रंट पर महाविकास आघाड़ी से महाराष्ट्र की जनता नाराज है। जिस तरह की गंदी राजनीति उन्होंने यहाँ पर खेली है। दो जो अलायंसेस है, दो अलायंसेस का केमिस्ट्री देखिए। महाविकास आघाड़ी के जो अलायंस पार्टनर्स है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस, इनके बीच में जो केमिस्ट्री है वो ज्यादा अच्छी है, वो दिख रहा है। अजित पवार अलग भाषा में बात कर रहे हैं, बीजेपी अलग भाषा में बात कर रही है, और शिंदे जी शायद कुछ बात ही नहीं कर रहे, वो अपना ही खेल खेल रहे हैं। तो पहले से ही वो एक दूसरे को शक की निगाह से देखने वाली पार्टियां है। शिंदे जी को लाया ही इसलिए था एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट की तरह कि कभी हमको उनकी नजर तो अजीत पवार पर थी, इसलिए पहले शिंदे को लाया, और फिर बाद में अजीत पवार को जब लाया तब शिंदे जी को हटाने की बात चल रही थी, लेकिन शिंदे जी पक्के निकले, और फिर अजीत पवार को ही हटाने तक अभी जो स्थिति है वो इतनी बिगड़ी है महायुति के अंदर। तो अब इस तरह का एक डिस्कॉर्डेंट नोट महायुति के बीच में अंदर एक पहले से ही बना हुआ है, जिसके चलते उनका जो केमिस्ट्री है वो खराब है। उनका जो वोट ट्रांसफर होगा आपस में वो उतना सुचारू रूप से नहीं होगा जितना महाविकास आघाड़ी में होगा। तो ये सारी बातें जो एंटी इनकम्बेंसी है 10 साल की, ये सारा जो है ये महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है, महायुति के खिलाफ है। तो महायुति के पक्ष में क्या है, महायुति की स्ट्रेंथ क्या है? जो उन्होंने हिंदुत्व का कार्ड खेला है आखिरी 1-2 महीने में, और पिछले 2-3 साल से उनकी कोशिश चली रही है। वो जो सकल हिंदू समाज नाम का एक फ्रंट है, उसको बीजेपी का आशीर्वाद है। तो वो हिंदुत्व के नाम पे जो एक खेल खेला जा रहा है, आप देखिए सकल हिंदू समाज की इतनी सभाएं हुई महाराष्ट्र में, 50-60 सभाएं हुई, लेकिन उसका कोई असर नहीं महाराष्ट्र में। लोकसभा में दिखा है कि वो सकल हिंदू समाज का जो प्रयोग है वो पूरी तरह विफल हो गया, ये लोकसभा में दिखा है। कोई कारण नहीं कि वही उसका जो परिणाम है वो विधानसभा में बीजेपी को कोई फायदा दिलाएगा। वो तो डिमिनिशिंग रिटर्न वाला खेल हो गया है। बटेंगे तो कटेंगे पर खुद बीजेपी के नेता नाराज है, पंकजा मुंडे नाराज है, अशोक चव्हाण नाराज है, और अजीत पवार तो है ही, उन्होंने तो स्पष्ट तरीके से कह ही दिया है। तो ये सारा खेल महायुति के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो महायुति के पक्ष में क्या है? महायुति के पक्ष में है केवल जो लाडली बहना है, वो फ्री बीज जो है महायुति के पक्ष में है, लेकिन उसका फायदा उनको होगा। लेकिन इतना नहीं है कि सारे जो फैक्टर्स उनके खिलाफ आज महाराष्ट्र में खड़े हो गए हैं वो सारे फैक्टर्स धुल जाएंगे और एक तरफा बिल्कुल महायुति जो है फिर एक बार सत्ता पर काबिज होगी। इस तरह का कोई चित्र नहीं है। ये जो बटेंगे कटेंगे का नारा जो है, मैं समझता हूं कि अभी सिर्फ इनके पास पैसे बांटने के अलावा दूसरा कुछ नहीं है, और पैसे बांटने के बाद बटेंगे तो पटेंगे, यही बटेंगे तो पटेंगे, इस पर वो आ गए। हाँ, तो पैसा अगर बांटेंगे तो लोग पट जाएंगे। इस तरह का कुछ खेल खेलने के चक्कर में बीजेपी है। इसलिए आखिरी स्तर पर, आखिरी जो स्तर होता है चुनाव का, वो होता है इलेक्शन मैनेजमेंट। वो बीजेपी का स्ट्रेंथ है। उस दिन, जिस दिन चुनाव होगा, जिस दिन मतदान होगा, उस दिन बीजेपी क्या खेल खेलती है ये देखना होगा। उस खेल में बीजेपी माहिर है, और उस खेल में वो क्या खेल खेलती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि महायुति कहां तक अपने आप को इस दुविधा से बाहर निकाल सकती है। क्या वो ये चुनाव जीतने तक अपने आप को उस एक पर्टिकुलर दिन के अंदर अपने आप को उभार सकती है, बाहर ला सकती है, ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन आज की स्थिति में महायुति पिछड़ी हुई है और महाविकास आघाड़ी को क्लियर एज महाराष्ट्र में है। बुशरा जी। जी
बिल्कुल, महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर कही हैं और ये भी कहा जा रहा है कुछ विश्लेषण में पढ़ रही थी जिसमें ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि लाडली बहना योजना को लेकर जो एक मोमेंटम बना था महायुति के लिए, जिसको लेकर वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, वो चुनाव के वोटिंग की डेट्स आते-आते तक वो मोमेंटम भी थोड़ा ठंडा पड़ा है। यानी कि उसमें तेज़ी नहीं आई है बल्कि वो पीछे गया है। जी, विवेक जी। नहीं, उसमें ऐसा है कि ये जो लाडली बहना है, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि महाराष्ट्र में महँगाई, बेरोज़गारी और किसानों की जो समस्याएँ हैं, जो किसानों की उपज को जो दाम नहीं मिल रहे हैं, सोयाबीन हो, कॉटन हो, बाकी सारी चीज़ें हो, लाडली बहना की वजह से लोग महिलाएँ घर में बैठी हैं, खेतों पर काम करने के लिए नहीं जा रही, इसलिए जो खेत मालिक है, जो बाकी किसान हैं जिनको इस तरह की मजदूरों की जरूरत होती है, वो नाराज है क्योंकि लाडली बहना से पैसे मिलने के बाद लोग खेतों पर काम करने के लिए नहीं आ रहे। तो ये सारी महंगाई की बात हर जगह चल रही है। आप देखिए ग्राउंड पे अगर आप महाराष्ट्र में कोई घूमा है तो उसको ये पता चलेगा कि लोग लाडली बहना की बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे। हाँ ठीक है, मिले पैसे अच्छा है, लेकिन महंगाई कितनी बढ़ी है। 1500 रुपए में तेल का एक डिब्बा आज नहीं आता है, खाने के तेल का डिब्बा 2200 रुपए का आ रहा है, तो 1500 में क्या होता है। इस तरह की बातें भी कर रहे हैं, इसलिए 1500 से काम बनेगा महायुति का, इस तरह का कोई चित्र आज जमीन पर नहीं है। हालांकि महंगाई का जो लोगों को एक महंगाई से लोग जो परेशान है उस पर थोड़ी सी एक राहत 1500 रुपए ने दी है, लेकिन महंगाई तो परमानेंट है, वो तो काफी दिनों से है और आगे भी रहेगी। लाडली बहना रहेगी नहीं रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस तरह का विचार लोग आपके सामने जब आप उनसे बात करते तो इस तरह की बातें लोग करते हैं। बेरोजगारी तो है ही, गैस की कीमती है, गैस की कीमतें है, पेट्रोल की कीमतें। आज गांव खेड़े में हर एक के पास मोटरसाइकिल होती है और वो सारा जो खर्चा उनको बढ़ा है 1500 रुपए से आप उसको अगर कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं कि लोग आपकी तरफ हो जाएंगे। बुशरा जी। जी, बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है लोगों को ये भी नज़र आ रहा है कि कैसे पूरा का पूरा बजट जो है वो बिगाड़ दिया गया है। वो सब सामने है और आक्रामक तरीके से जिस तरह से महाविकास अघाड़ी ने अपने कैंपेन को धार दी है, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी रैलियाँ, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और तमाम नेताओं की और प्रियंका गांधी की रैलियाँ, उसमें जो उमड़ती भीड़, वहाँ पर लोगों का रिएक्शन, वहाँ पे बजती तालियाँ, वहाँ पर हर चीज़ पर जिस तरह का रिएक्शन मिल रहा है, वो बहुत कुछ बताता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलेक्शन जो मैंने भी कवर किए, जमीन पर जाकर देखा है, जहां पर साफ पता चलता है कि लोग ऐसे ही किसी भी रैली के में हिस्सा नहीं बन जाते हैं और ये कोई ऑर्गेनाइज्ड भीड़ नहीं है कि बसों में भरकर पैसे देकर लाई गई है। और ऐसे में प्रकाश पहाड़ी जी, जब हम एकनाथ शिंदे की बात करते हैं तो एकनाथ शिंदे जो अपने आप को लगातार ये असर्ट कर रहे थे, लगातार ये कह रहे थे कि उनको चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाया जाए और हमने देखा इसको लेकर तनातनी भी हुई। लगातार अपने आप को उन्होंने असर्ट किया, उन्होंने कहा 100 से ज्यादा उनको सीटें दी जाएं, लेकिन वो 81 पर ही सिमट गए। अब वो कह रहे हैं एंड चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले कि वो उनको सीएम कुर्सी में कोई लालच नहीं है उसका, वो उस रेस में ही शामिल नहीं है। तो ये बदले बदले से शिंदे क्यों नजर आ रहे हैं? क्या उनको भी ये पता चल गया है कि चाहे महायुति की सरकार आए या ना आए, उनका तो सीएम बनना अब बिल्कुल भी तय नहीं है? हाँ बुशरा जी, जो आपने बातें बोली है वो काफी मुद्दे सोचने लायक है। और सबसे मेन बात, मैं विवेक को अभिनंदन करूंगा कि विवेक अच्छी तरह चीजों के ऊपर पिन पॉइंट किया है सारा का सारा, और उसने जो भी बातें सामने रखी है वो बिल्कुल ध्यान देने लायक ही है। और उन्होंने बताया है कि महायुति पिछड़ जाएंगी, उनका उसका जो विश्लेषण वो बिल्कुल सही है। सिर्फ दो तीन ही बातें जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रकाश जी। लेकिन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, जिस तरीके से जी 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 नहीं, जिस तरीके से हरियाणा की वो खिलाड़ी सारी की सारी दिल्ली के रास्ते पे रुकी थी, रो रही थी, उनका वो उसके बाद में वो विनेश फोगाट खड़ी भी थी, उसके बारे में उसको जो पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा था एक, और उसके बाद में किसान इतने सारे, आपको भी मालूम है पिछले कितने महीनों से सालों से वो लोग रास्ते पे बैठे हरियाणा के, पंजाब के, उसके आपके पास मैं आपके पास लौट रही हूँ प्रकाश जी, आपकी आवाज हेलो, रुक रही है।
जी, आपकी आवाज़ बार-बार बीच में रुक रही है, मैं आपके पास लौट रही हूँ अपने नहीं सवाल के साथ। विवेक जी नहीं नहीं नहीं, आपसे मेरा आवाज जी, नहीं नहीं, जी, आवाज अपनी ये बात को क्या बोलते, कॉल आ रहा था करके वो डीप हो गई थी। तो क्या है कि जी, ये जी। सारी बातें ध्यान में रखते हुए हरियाणा के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से काम होगा, लेकिन हुँ, हुआ। तो आपको भी मालूम है किस तरीके से ईवीएम की 90% 99% मशीनें चार्ज मिली या क्या हुआ। तो मेरा ये कहना है कि उसी तरीके से ये जो मैंने आपको जिक्र किया कि जिस तरीके से हैकिंग का वगैरह वो वीडियो आया वगैरह, तो और ये दोनों गायब है। तो ये मैंने बताया मेरे इसके अंदर पहले कि ये अगर हो सकता सेट कर दी होंगी। तो इसीलिए क्या है हुँ, कि एकदम ब्लंटली, जैसा मैं पार्लियामेंट इलेक्शन में ब्लंटली बोल दिया था, ब्लंटली कि नहीं बिल्कुल आने वाले नहीं है, और ये बीजेपी जो है 9 सीटों के ऊपर क्रॉस नहीं करने वाली, वो बोला था, वही हुआ। लेकिन अब इस बार ये हरियाणा का जो चुनाव हुआ, ठीक है, हरियाणा के जैसी यहाँ परिस्थिति नहीं है। यहाँ पे शरद पवार के जैसे महारथी बैठे, उद्धव ठाकरे के जैसा आदमी बैठा है, कांग्रेस भी बड़ी मजबूती से यहाँ खड़ी है। तो और पब्लिक काफी एंटी है, क्योंकि दोनों तीनों मुद्दे जो विवेक ने बताए हैं कि भाई ये किसानों की नाराजगी तो भयंकर ज्यादा है, महंगाई का मुद्दा है। और तीसरी बात, और भी बात बताता हूँ, सीटें गलत बटी है। बीजेपी की भी सीटें कई गलत बटी है, उसी तरीके से कांग्रेस भी सीटें गलत बटी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की सीटें गलत बटी है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के यानी हर सीट के पीछे, और इवन बीजेपी ने शिंदे के सीट के पीछे रिबेल्स खड़े कर दिए है। ये 2080 रिबेल्स है, यानी हर 288 सीटों का अगर हिसाब लगाए तो हर सीट के पीछे 7 रिबेल्स तो कम से कम है, यानी अपक्ष निर्दलीय लोग खड़े हैं। तो ये जो हो रहा है, इससे भी एक आशा जगती है कि महायुति जो है, महा एक में को काटने के अंदर ही खत्म हो जाएंगे, या उनको उतनी सीटें नहीं मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से क्लियर मैंडेट पार्लियामेंट इलेक्शन में मिला था, आपको मालूम है कि इधर 18 है, उधर 30 आए, वैसा नहीं होगा। इस बार ऐसा है कि 10 सीटों से खेल हो जाएगा, यानी एक तो 10 सीटें इनकी ज्यादा आएंगी या 10 सीटें इनकी ज्यादा आएंगी। इतनी कांटे की टक्कर है, ये मैं निश्चित बोल सकता हूं। हुँ। महत्वपूर्ण बात आप बोल रहे हैं कि इतने कांटे की टक्कर है और प्रकाश जी फिर 10 सीट जो आप बोल रहे हैं कि इधर चली गई तो वो खेल कर देंगे, उधर चली गई तो वो खेल कर देंगे। लेकिन आपको पता ही है कि केंद्र में किसकी सरकार है और पैसा किसके पास है और जो जिस अडानी की बात बार-बार करते हैं, महाविकास अघाड़ी करती है, वो भी सबको पता है। राहुल गांधी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तो कोई मौका छोड़ते भी नहीं है और उद्धव ठाकरे ने भी साफ तौर पर कह दिया कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो ये धारावी वाला प्रोजेक्ट जो है वो रोक दिया जाएगा, यानी सीधे तौर पर अडानी को लेकर उन्होंने बात कही है। सवाल मेरा ये आपसे कि अगर ये 10 सीटों का जो आप खेल कर रहे हैं, ये अगर थोड़ी सी भी एज अगर महायुति को कहीं मिल जाती है तो क्या आपको लग रहा है, क्योंकि 3 दिन का समय है जिसकी बात बार बार की जा रही है कि गवर्नर रूल लगाया जा सकता है और फिर उसमें हाँ, बीजेपी खेल कर सकती है जिसमें वो माहिर है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? इसमें महाविकास अघाड़ी को किस तरह से केयरफुल रहने की जरूरत है और पहले से क्या प्लानिंग करने की जरूरत है उनको? अभी देखिए ऐसा है कि अगर मैंडेट क्लियर मिलता है महाविकास आघाड़ी को 150 के ऊपर, 100 इसके है, तो वो कहने का मतलब, जब क्लियर मैंडेट है, किसी को साथ में लेना नहीं है, तो हो सकता है कि वो गवर्नर की क्या बोलते मजबूरी हो जाएंगे इनको वोट दिलाने की। लेकिन अगर वो नहीं होती है तो आपको भी मालूम है कि ये किस तरीके से खेला करने में माहिर है, किस तरीके से खरीद फरोश के अंदर ये लोग माहिर है। तो वो जो अगर गवर्नर 2 दिन में अगर इनको दिखा कि इनके ज्यादा सीट आई नहीं है, अगर 146 100 ये हो जाती है, तो अगर कांटे की टक्कर रहती है, तो क्या करेंगे ये गवर्नर, ये 2-3 दिन इसमें ये करेंगे, वेस्ट करेंगे ओथ सेरेमनी में वगैरह, और 2 दिन के बाद में गवर्नर रूल लगने के बाद में ये सारे खरीद फरोश कर लेंगे। इसीलिए तो इन्होंने पूरा जो टाइम टेबल देखे ना, ये सोचा समझा टाइम टेबल है। ऐसा मत समझिए कि ये इलेक्शन कमिश्नर ने टाइम टेबल दिया है। ये पूरा टाइम टेबल से लेके तो हर चीज ये जी, जाहिर सी बात है, बिल्कुल बीजेपी के जी, सोचा मैनेजमेंट समझा ये पूरा लग रहा है। टीम ने ये पूरा टाइम टेबल फिक्स किया है। हाँ, हम्म। बीजेपी के और मैनेजमेंट टीम ने ये सारा अगर फिक्स किया हुआ सिविल टाइम लाइन्स टेबल है। पार्टी
जी, अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी आ जाती है, क्योंकि 143 पर वो लड़ रही है और दूसरी जो लार्जेस्ट पार्टी जो लड़ रही है वो कांग्रेस है 101 सीटों पर। तो अगर मान लीजिए कि बीजेपी अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आ जाती है तो क्या तब भी कोई खेल हो सकता है? आपको उसका भी कोई अंदेशा है? नहीं नहीं, वो तो फिर बिल्कुल खेल नहीं करेंगे। अगर बीजेपी का होगा तो वो तो बिल्कुल 24 तारीख को लीडर ऑफ क्या बोलते हैं उसको हाउस चुन लेंगे और उसी शाम को ये करवा देंगे। वो दे विल नॉट टेक एनी रिस्क। उनको तो कोई जरूरत ही नहीं है, फिर फटाफट कर देंगे। वो गवर्नर उन्हीं का है भाई, यही तो प्रॉब्लम है। इसीलिए तो इस बार कैसा है कि पूरा का अगर उनके उनको पास मालूम है। नंबर नहीं है, माना कि महायुति के पास नंबर नहीं है, 140 45 उनके पास नहीं आते, लेकिन बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो उसमें आप किस तरह की स्थिति देखते हैं? मेरा सवाल ये है आपसे। नहीं, ये तीनों पार्टियों में से जो बाकी है, कांग्रेस है, शरद पवार की पार्टी है, उद्धव ठाकरे की पार्टी है, उसमें से एक भी आदमी इधर उधर नहीं जाएगा इमीडिएटली। लेकिन अगर वो सीटें कम होती है तो वो फिर खरीद फरोख्त होगी। बाकी वैसे तो ये तीनों भी माहिर लोग हैं और अभी जितनी गंदगी उधर जाना था वो जा चुकी। अभी कोई जाने वाले कोई लोग नहीं है। अभी तो भाजपा के पास में सारे के सारे जो है ये पूरी गंदगी बोलो, पूरे रिबेल बोलो, ये क्या बोलते हैं उसको, ईडी वाले बोलो, ये सारे एक ही जगह जमा हुए हैं ना सब। तो अभी तो कौन बचा है? अभी तो कोई बचा नहीं है कि जिसको ये बीजेपी वाले चक्कू छुरी ईडी का लगा के खींच लेंगे। ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं होगा। जी, ठीक है। विवेक जी, आज आपने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू अब भी आपने देखा, जहां अडानी को लेकर साफ तौर पर वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई गुंजाइश नहीं, धारावी वाला जो प्रोजेक्ट है वो वापस कर दिया जाएगा, और कह रहे हैं कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। राहुल गांधी ने भी आज ये कहा कि एक और सेफ तो उन्होंने बता दिया कौन एक है, मोदी और अडानी, और सेफ कौन है, अडानी, और अनसेफ कौन है बाकी तमाम जो जनता है, किसान, बेरोजगार, महिला, युवा, तमाम लोग। ये जो पूरा का पूरा ये जो मुद्दा है, ये जो पूरा जिसको लेकर महाविकास अघाड़ी चल रही है, जिस पर अजीत पवार ने भी एक तरह से मोहर लगा दी कि कैसे सरकार को तोड़ने में, नई सरकार बनाने में, पार्टियों को तोड़ने में खुद अडानी उस मीटिंग में शामिल थे। इन सब चीजों का भी क्या इलेक्शन में कोई फर्क पड़ रहा है? क्या लोगों में ये एजेंडा ये बन पा रहा है, ये नैरेटिव बन पा रहा है कि एक तरफ पूंजीपतियों की सरकार है, वो मोनोपोली चाहते हैं, वो चाहते हैं कि देश में चंद घराने ही बस फले फूले, और दूसरी तरफ वो सरकार है जो वादे कर रही है युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, और वो ये कह रहे हैं कि पूंजीपतियों का धन जो है वो गरीबों में बांटेंगे, वो ये कह रहे हैं कि मोनोपोली को खत्म करेंगे। हम व्यापारियों के या बिजनेस के खिलाफ नहीं है, बल्कि मोनोपोली के खिलाफ है। क्या ये तमाम चीजें, क्योंकि बात महाराष्ट्र की हो रही है जो कि देश की इकोनॉमिक कैपिटल है, क्या इसका असर वहां पर हो रहा है? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। जी, अब आ रही है। हाँ हाँ, नहीं मुझे लगता है इसका असर, जो कुछ भी इसका असर होना है वो बम्बई में होगा। और बम्बई में क्या बज है ये मैं नहीं जानता, मेरी बहुत कुछ बात नहीं हुई किसी से, लेकिन जरूर धारावी का मुद्दा जो है वो अदानी से जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां पर तो ये असर देखा जाएगा। और सिर्फ धारावी में इसका असर होगा ऐसा नहीं, बम्बई की बहुत सारी जमीन जो है वो अदानी को दी गई है, तो पूरा बम्बई का जो एक वातावरण है वो उसमें जो कुछ भी फैक्टर्स आज है उसमें अदानी एक फैक्टर बन गया है। मतलब जिस तरह से अदानी एक तो उनको धारावी का प्रोजेक्ट देकर बीजेपी ने खुद ही अदानी को मुंबई का इशू बना दिया है, और जिस तरीके से वो प्रोजेक्ट दिया गया है वो सबको पता है। जब चुनाव के कैंपेन में उस विषय की कोई चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन अजीत पवार ने फिर ये बात छेड़ दी कि उस मीटिंग की बात छेड़ दी जिसमें अदानी का मुद्दा आया, फिर एक बार उस मुद्दे को एक नया करेंसी मिला, और अभी वो मुद्दा मुंबई में, मुझे आश्चर्य नहीं होगा मुंबई में अगर उस मुद्दे से कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए। धारावी में तो पड़ेगा ही, मुझे लगता है धारावी की सीट जो है वो बीजेपी हारेगी, इस तरह के मुझे आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन पूरे मुंबई में बाकी जो जितनी भी सीटें से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा आपसे, जी इससे जुड़ा हुआ सवाल कि ये तो एक मसला है, लेकिन उसके साथ साथ आज राहुल गांधी ने एक लिस्ट भी दी कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो महाराष्ट्र से ले जाकर और गुजरात दे दिए गए, यानी कि जो बेरोजगारी पहले से ही चरम पर है, उसमें बेरोजगारी में जो इजाफा किया है वो मोदी ने किया है, वो अमित शाह ने किया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपसे आपका रोजगार छीन कर
गुजरात दे दिया गया है, तो ये गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र, इसका भी तो असर पूरे पूरे हमें महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल सकता है। बिल्कुल, ये जो गुजरात महाराष्ट्र वाला जो मुद्दा है वो लोकसभा चुनाव में काफी कारगर सिद्ध हुआ था महाविकास आघाड़ी के लिए। उस मुद्दे की का नुकसान महायुति को भुगतना पड़ा था, जिस तरह से गुजरात में सारे प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं। अब जब चुनाव से थोड़ा सा ही पहले जो एयरबस का प्रोजेक्ट यहाँ से गुजरात महाराष्ट्र से गुजरात ले जाया गया, वो जो एयरबस का प्रोजेक्ट है वो मूलतः शायद नागपुर के लिए उसका प्लानिंग किया गया था, ऐसा कहते हैं, क्योंकि नागपुर जो है वो एविएशन हब के तौर पर डेवलप किया जा रहा था। हालांकि वो डेवलप नहीं हुआ है, उसमें प्रोजेक्ट जितने चाहिए थे उतने प्रोजेक्ट नहीं आए हैं, लेकिन अभी भी एविएशन के कुछ प्रोजेक्ट्स नागपुर में हैं। तो इस प्रोजेक्ट की जो संकल्पना की गई थी वो नागपुर के लिए की गई थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट गुजरात ले जाया गया। तो चुनाव से जस्ट पहले ये हुआ, मोदी जी ने चुनाव से पहले ये किया। स्पेन के जो प्रधानमंत्री है वो आकर उन्होंने इनॉग्रेशन किया था इसका, तो उन्होंने खुद ही इस मुद्दे को पुनरुज्जीवित किया है। जो मुद्दा अभी विधानसभा चुनाव में नहीं था, वो मुद्दा विधानसभा चुनाव में आ गया, तो उन्होंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। तो उस मुद्दे का मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत असर होगा। लोग चर्चा में जब लोग बात करते हैं तो हो सकता है 10 में से 2 लोग ही उस मुद्दे पर से बीजेपी के खिलाफ चले जाए, 8 लोगों को फर्क न पड़े, ये भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोग तो सोचते ही है कि भाई ये क्या हुआ। हम लोकसभा चुनाव तक तो आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट ले गए थे, अब आप विधानसभा चुनाव से पहले भी महाराष्ट्र प्रोजेक्ट गुजरात ले जा रहे हैं। इस बात का गुस्सा लोगों को आ सकता है। और बंबई वगैरह जैसे जहां एक अपर का मिडिल क्लास जो लोग हैं, उन लोगों में इस मुद्दे की चर्चा हो सकती है। हालांकि देहातों में कहीं रूरल महाराष्ट्र में वगैरह इस मुद्दे से कुछ फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं है, लेकिन अर्बन एरियाज में इस मुद्दे से लोगों के विचार करने की प्रक्रिया पर फर्क पड़ सकता है। वो मतों में उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा, ये हमको पता नहीं, लेकिन लोग इसके बारे में जरूर सोचेंगे और वो महायुति के खिलाफ रहेगी। विवेक जी, और उद्धव ठाकरे के एक और सवाल फिर मैं प्रकाश जी आपके पास आ रही हूँ कि उद्धव ठाकरे जब भरी सभा में जहां हजारों की भीड़ है, उनकी रैली, मतलब उसमें जितनी भीड़ थी वो ऐतिहासिक मानी जाएगी, उसमें वो ये कहते हैं कि भाई मुझे आप वो नकली संतान बोलते हैं जिनसे आपने 2-2 बार आपने समर्थन लेकर सरकार बनाई, हमने सिग्नेचर किए थे उसमें जब आप प्रधानमंत्री बने थे, तब वो नकली संतान नहीं थे, और अब आप जो है वो नकली संतान आप मुझे बता रहे हैं। और आपने आकर नाक रगड़ी थी अपने पिताजी के लिए, वो बोल रहे थे, और अब आप सवाल उठा रहे हैं। ये तमाम चीजें, इस तरह के इमोशनल मुद्दे जो उद्धव ठाकरे उठा रहे हैं, उसका कितना असर होता हुआ आप देख रहे हैं? इसका तो बहुत ज्यादा असर हो रहा है ना। देखिए, इसी को तो बोलते हैं मराठी अस्मिता। आपने मराठी अस्मिता को जब छेड़ने की कोशिश की है, और ये तो कोई 2014 के अंदर थोड़ी बीजेपी इनके साथ में गई है। ये तो करीब करीब 1985 से इन्होंने जाके शिवसेना के साथ में गए, नहीं तो तब तक के तो बीजेपी महाराष्ट्र में कुछ नहीं थी, एक सीट भी नहीं थी महाराष्ट्र में। लेकिन 1985 के अंदर ये गए, प्रमोद महाजन और उसके बाद में गोपीनाथ मुंडे, उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पे इनको लिया साथ में, और उसके बाद में स्लोली उनके साथ में करते करते बढ़ते चले गए। 2000 तक के काफी इनको सेटिंग हो गया, और 1995 के अंदर तो शिवसेना की अकेले की सरकार थी महाराष्ट्र के अंदर, 95-96 के अंदर, तो उस समय पे तो बीजेपी उनके साथ में थोड़ी थी। लेकिन उसके बाद में जो इन्होंने कदम पकड़ा, उंगली पकड़ लिया, तो उंगली पकड़ लिया, लेकिन उंगली पकड़ते पकड़ते उन्होंने गरीबान में हाथ डाल दिया बीजेपी वालों ने। एक बात ध्यान में रखिए। तो ये जो सारी बातें हैं, तो उसी के कारण क्या है कि जो 2014 में इन्होंने इनके साथ में गठबंधन तोड़ दिया, सेपरेटली लड़े, और बाद में जब देखिए कि भाई पूरी सीटें आई नहीं है, तो फिर जाके वापिस से शिवसेना को साथ में दिए। हालांकि इनका मुद्दा ये हुआ था कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार जो शिवसेना की बनेगी और दिल्ली के अंदर जो सरकार बनेगी वो उनकी बनेगी, यानी ये बंटवारा हुआ था। उसके बावजूद भी 2014 के अंदर उन्होंने पूरे 5 साल लिए, 2014 से 19 तक, और बाद में 2019 के अंदर लड़े साथ में। लेकिन उद्धव ने जब उस समय पे प्रस्ताव रखा, जब पुराना ध्यान में रखे हुए कि जब इनकी सरकार आती है तो ये अपने को गिनते नहीं है, तो उद्धव ने कंडीशन रखा कि नहीं 2.5 साल आपके 2.5 साल मेरे,
तो जिसके लिए ये मुखर गए, जो इनकी सबसे बड़ी बेवकूफी हो गई। अब हालांकि वो उसके पीछे तो अमित शाह का भेजा है, ये तो अकेला कोई ये नहीं कर सकता है देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि इसको तो पहले बोल दिया था कि आप सीएम बनेंगे करके इन्होंने कितना किया, फिर बाद में बोले कि आपको सीएम बनना नहीं है, एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना, एकदम ड्रामेटिकल सारी चीजें हो गई थी। बाद में फिर बोले कि आपको अभी डिप्टी सीएम बनना है। तो ये जो सारा चक्कर हुआ है 50 खोखो का, और उसके बाद में फिर उसके पहले जो सरकार बनी थी 2019 में शरद पवार को साथ में ले, क्योंकि इन्होंने सारी बड़ी गलती क्या कर दी थी कि 2019 में इन्होंने शरद पवार को अकाउंट में नहीं लिया था। उन्हें मालूम ही नहीं है कि शरद पवार ये जो है ये इस क्षेत्र के बड़े हुए मंजे हुए खिलाड़ी है, पहलवान है वो, तो वो हिसाब से तो इन्होंने खामियाजा भुगता पूरा का पूरा उसका बेवकूफी के साथ। नहीं तो हालांकि 2.5 साल ही इनको मिले, तो पहले ही अगर मान जाते थे 2019 में तो ये इतना टूटता ही नहीं था ना। लेकिन क्या है कि सत्ता की हवस एक, और दूसरी बात में क्या है कि बीजेपी जिसके भी साथ में जाती है उसको खत्म कर देती है। ये महाराष्ट्र में भी ये देखने को मिला है, उधर बिहार में भी यही हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी वैसी हो रहा है। हर जगह पे जाके जो ये लोग जहां जहां जाते हैं ना, ये 100% भाजपा का नारा इनका तो फेमस है, आपको पता है, 100% भाजपा। अब ये लोग नहीं समझते, उसके बावजूद भी उनके साथ में जाते हैं। ये हालांकि सारी की सारी जो है वो लोगों की गलतियां है। जी जी बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा आपसे विवेक जी संक्षेप में कि 20 तारीख को कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलकर वोट करते हैं और शहरी और ग्रामीण इलाकों में किस तरह से वोट करते हैं, और जो अलग अलग पॉकेट्स हैं उनमें किस तरह से वोट करते हैं, क्या उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरफ जा रहा है ये पूरा चुनाव और 23 तारीख को क्या होने जा रहा है? ये फैक्टर तो हमेशा ही काम करता है। वोट परसेंटेज पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, और आरएसएस की इस बार पूरी कोशिश है कि ज़्यादातर बीजेपी के जितने भी वोटर्स हैं, जो जिनको ये सारे पहचानते हैं, उनको पता है कि अपने वोटर्स कहाँ हैं, उन सारों को वोटिंग के लिए निकालने का पूरा जो जिम्मा है वो आरएसएस है ना, आरएसएस एज एन ऑर्गेनाइजेशन नहीं, आरएसएस कभी खुद होकर इस तरह उतरती नहीं है। उनके जो लोग हैं, उनके मानने वाले लोग हैं, उनके फ्रंट्स हैं, और ये फ्रंट्स यानी जो उनके 32 संगठन है, वो नहीं, वो तो है ही, लेकिन ऐसे कई क्षेत्रों में इन्होंने ऐसे इनफॉर्मल संगठन बनाए हैं जो इस तरह के काम करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में कोई कल्चरल प्रोग्राम्स अगर होते हैं तो कल्चरल प्रोग्राम्स के द्वारा इन्होंने इस तरह की मतलब हमको हिंदू होकर आपकी बार मतदान करना है, इस तरह की अपील की है। तो ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो इनके जो मानने वाले लोग हैं आरएसएस के, वो अपने अपने एरिया में, अपने अपने इलाके में वोटर्स को बाहर निकाल कर वोट करने के लिए लाएंगे। उसके ऊपर बहुत कुछ महायुति का जो भविष्य है उसके ऊपर निर्भर करेगा। भाजपा की पूरी ये रणनीति होगी, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो बने, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के बाद गवर्नर उनको बुलाए। महाविकास आघाड़ी को भले ही अगर मान लीजिए कि उनको बहुमत मिलता है, तीनों पार्टियों को मिलाकर इकट्ठा है एक प्री पोल अलायंस के तहत भी, तो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाम पर, क्योंकि ये कायदे कानून तो मानते ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह तो ताक पर उन्होंने कई बार रख दी है। चंडीगढ़ में क्या हुआ हमने देखा, बाकी स्टेट्स में क्या हुआ हमने देखा। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की कोशिश करेंगे। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने अगर बन जाती है तो वो गवर्नर उनको न्योता देगा, और उसके बाद फिर एक बार वही जो तोड़फोड़ वाला काम है उस पर ये उतर जाएंगे, क्योंकि ये उससे अलग राजनीति नहीं कर सकते। ये विशुद्ध राजनीति को मानने वाले लोग नहीं है। ठीक है, राजनीति विशुद्ध कभी नहीं होती, लेकिन ये जिस स्तर पर जाकर काम करते हैं उस स्तर पर आज तक इस देश की कोई भी दूसरी राजनीतिक पार्टी नहीं गई है। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो वो बिल्कुल खेल 23 से 26 के बीच में हो सकता है। तो ये लोगों का वोट परसेंटेज बढ़ाने का काम आरएसएस और उससे संलग्न जो भी संस्थाएं हैं वो जरूर करेगी। अब की बार करो या मरो का की स्थिति है उनके लिए। लोकसभा में जो हुआ उससे उन्होंने सबक सीखा है, उसके वजह से संघ परिवार के अंदर एक कोहेरेंस आया है। ब्राह्मणों में कुछ नाराजगी थी, मैंने कुछ फेसबुक पे आरएसएस वालों के पोस्ट पढ़े हैं जिसमें ये कहते हैं कि ब्राह्मण जो है बिल्कुल नाराज न रहे, पूरी तरह से बीजेपी के साथ में खड़े रहे, क्योंकि ये हिंदू
धर्म के अस्मिता का प्रश्न है वगैरह, इस तरह की बातें उन्होंने फेसबुक पे लिखी है। बड़े लंबे चौड़े पोस्ट मैंने पढ़े हैं। कहीं ना कहीं ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से, क्योंकि ब्राह्मणों को सत्ता में कोई भागीदारी नहीं मिली, इस तरह का कुछ एक रोष है ब्राह्मणों के अंदर। वो 3.5% का मत बहुत होता है, वो भी अपने से छिटक न जाए, ये भी कोशिश उनकी जारी है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस के रूप में, नेता के रूप में हम देखना चाहते हैं। अमित शाह ने जो कहा उसके पीछे यही खेल है कि भाई ब्राह्मण जो है वो छिटक न जाए कहीं। तो ये सारा जो डिस्परेशन है, ये डिस्परेशन के चलते, उस डिस्परेशन का एक कदम, उस कदम के तौर पर मैं देख रहा हूँ कि वो सारे अपने वोटर्स को बाहर निकालेंगे और वोटिंग करने लगेंगे। बुशरा जी। जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है। और सजग रहो का नारा दिया गया है। हिंदू के नाम पर लोगों को जोड़ने की जो है वो लगातार बात जो है वो की जा रही है। सैकड़ों मीटिंग्स आरएसएस कर चुकी है और आरएसएस चाहती है कि 100 साल जब उसके 2025 में पूरे होंगे तो एक ब्राह्मण चेहरा महाराष्ट्र में जो है वो चीफ मिनिस्टर बने उनका, वो उनकी ख्वाहिश है। जी प्रकाश जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बस इतना ही ऐड कर रहा था कि विवेक ने एकदम सही मुद्दा पकड़ा है से, कि ये जो बीजेपी के पास में जो एक उनका संगठन है आरएसएस का, तो आरएसएस वालों ने ये जो वोटिंग के लिए उनके पन्ना प्रमुख रहते हैं, यानी एक पेज के ऊपर जितने भी वोटर रहते हैं तो वो उतने लोगों का एक आदमी रिस्पॉन्सिबल कर देते हैं, यानी आगे और पीछे दोनों पन्ने। अभी क्या कर दिया उन्होंने, उसको और इंटेंसिव करने के लिए उन्होंने आधा पन्ना कर दिया है, यानी एक साइड का ही एक आदमी देखेगा, तो यानी और ज्यादा लोग बढ़ा दिए हैं। और उनके पास में क्या है, लोग निकालने की बड़ी शक्ति है। वो अनफॉर्चुनेटली एक जमाने में कांग्रेस के पास में थी, उसका नाम था सेवा दल। अब वो सेवा दल इन्होंने खत्म कर दिया, इनके पास में कोई आदमी बचे नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा अगर ये वोटिंग के लिए नहीं निकाले। अच्छा, होता क्या है कि लोग थोड़ा बहुत मान दिए, यार ये लेके गया, उसके गाड़ी में बैठा के लेके गया, निकाल के लेके गए, थोड़ी सहानुभूति बढ़ती है, तो 1-2% का उसके अंदर फर्क पड़ता है। तो ये भी एक उसके अंदर का बहुत विशेष मुद्दा रहेगा, जिसके ऊपर कांग्रेस को और ये महाविकास आघाड़ी वालों को ध्यान रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। मुद्दे उठाना एक अलग बात है और तमाम तरह की चीजें करना, मेहनत से चुनाव लड़ना, एकजुट होकर चुनाव लड़ना, लेकिन जब तक लोग आपके समर्थक जो आपका वोटर है वो बूथ तक आकर वोट नहीं कर रहा तो सारी आपकी कवायदें फेल हो जाती हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है और महाविकास आघाड़ी को इस पर काम करना है, क्योंकि मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये तो बीजेपी लगातार ये करती रही है। उसका सबसे ज्यादा फोकस जो है बूथ पर रहा है, कार्यकर्ताओं पर आए, कैसे लोगों को वहां तक लेकर आए, वो सब उनका रहा है। हालांकि उसमें भी कमी आई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी आपका भी, विवेक जी आपका भी, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज प्रचार बस अब से कुछ ही मिनट में 5 बजे थम जाएगा और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन हो पाएगा, झारखंड में भी, महाराष्ट्र में भी, और जहां पर उपचुनाव, खासतौर पर उत्तर प्रदेश 9 सीटों पर जहां उपचुनाव होने जा रहा है वहां पर भी। और फिर उसके बाद 20 तारीख को वोटिंग, और वोटिंग में कितना परसेंटेज रहता है ये बहुत कुछ तय करेगा। कहां ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में कहां से लोग निकल कर आए हैं, किस पॉकेट से ज्यादा लोग निकल कर आए हैं, इस पे भी बहुत चीजें निर्भर करेंगी। तो देखना बेहद महत्वपूर्ण, और 23 तारीख का तो इंतजार सबको है ही। आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।